नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिगरिंग आउट फाइनेंस चैनल में। अगर आप बैंकिंग, इंश्योरेंस या किसी भी रेगुलेटरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आज का कोई एक क्वेश्चन या उसका आंसर ही आपके इंटरव्यू पैनल में पूछ लिया जाए, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप मिस मत कीजिएगा। इस बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर इंटरव्यू क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, बैंकिंग अवेयरनेस और पैनल रेडी आंसर कवर करेंगे, ताकि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर सकें। इन वीडियो को देखने के बाद आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, क्योंकि आपको अलग-अलग सोर्सेज़ से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप फ़ोकस्ड और स्मार्ट प्रिपरेशन कर पाएँगी। ये सीरीज़ सिर्फ़ इंटरव्यू तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ कवर किए गए कंसेप्ट आपको मेंस एग्ज़ामिनेशन में भी काम आएँगे, और सिलेक्शन के बाद जब ट्रेनिंग जॉइन करेंगे, तब भी ये नॉलेज आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी। इसलिए अगर आप बैंकिंग इंटरव्यू की कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही जगह से करना चाहते हैं, तो ये बैंकिंग इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ आपके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। दोस्तों, यह है सेट नंबर 24। अगर आपने इसके अब तक बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप इनको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, वो क्रेडिट, एनपीएज़ और रिकवरी से रिलेटेड है। यानी अगर बैंक किसी को लोन देता है, उसके बाद लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो उस डिफ़ॉल्ट को कैसे हैंडल करना है, इस चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है, और भी कई क्वेश्चन हैं। आप आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस क्वेश्चन के आंसर मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, जब आप पैनल के सामने आंसर देंगे, तो इसका एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ेगा पैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, हमें आता सब कुछ है, हमको डेफ़िनेशन भी पता है, बट कभी-कभी क्या होता है, जब हम पैनल के सामने बैठते हैं ना, तो हमें कुछ चीज़ें याद नहीं आती हैं, कैसे हम चीज़ों को एक्सप्लेन करें। मेरी ये इंटरव्यू मास्टर सीरीज़ इसी चीज़ में आपको हेल्प करेगी। इन वीडियोज़ में मैं आपको ये बताऊँगा कि आपको पैनल के सामने एक इफ़ेक्टिव आंसर कैसे देना है। और दोस्तों, जो भी मैं आंसर इसमें बता रहा हूँ, आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन ध्यान रहे उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊँ, उससे पहले आप एक बार उसका आंसर देने की प्रैक्टिस करें। मैं 3 से 5 सेकंड का पॉज़ लूँगा, उस बीच में आप वीडियो को पॉज़ कीजिएगा और एक आंसर देने की प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद मेरा आंसर आप सुनिएगा। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अपडेट ये भी है कि अगर आप इन वीडियो सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप बहुत छोटा-सा अमाउंट पे करके इनकी पीडीएफ ले सकते हैं। और दोस्तों, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो मेरी पीडीएफ है, ये कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंडर है। इसको आप कहीं भी शेयर नहीं कर सकते, आप इसको सेल नहीं कर सकते बिना मेरी परमिशन के, अदरवाइज़ यू विल बी लायबल फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर। इसके बारे में आप सामने स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, 3 चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इसलिए बहुत ही अफोर्डेबल मैंने इसका प्राइस रखा है। अगर आप सोच रहे हो आप किसी को शेयर कर दें, तो मुझे पता नहीं चलेगा, मुझे पता चल जाएगा। इसलिए आप परचेज़ कीजिए पीडीएफ और अपने पास रखिएगा, कहीं भी आप शेयर नहीं कीजिएगा, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और हाँ दोस्तों, जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे, तो आपको ये पीडीएफ मेल के थ्रू मिल जाएगी, उसमें एक लिंक होगा, आप उस लिंक को सेव कर लीजिएगा। अगर फर्दर मैं फ्यूचर में कोई पीडीएफ में अपडेट करता हूँ, तो उस लिंक से आप अपडेटेड पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा, इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मैं नई स्पेशल सीरीज़ लाऊँगा, ऑर्गेनाइज़ेशनल स्पेशल सीरीज़, उसकी भी पीडीएफ आपको यहीं मिल जाएगी, इसलिए आप उस लिंक को सेव ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, पहले मैं जो इंटरव्यू सीरीज़ लेता था, उसकी मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करता था। आप यूट्यूब पे मेंबरशिप के थ्रू मेरी वीडियो देख सकते थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, "सर, आप मेंबरशिप हटा दीजिएगा।" तो मैंने सोचा चलो ठीक है, बट मैं पीडीएफ नहीं देता था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ये प्राइस मैंने जो वीडियो का मैं लेता था यूट्यूब पर, उससे काफ़ी ज़्यादा कम रखा है। तो लिमिटेड पीरियड ऑफर है, फर्स्ट 200 स्टूडेंट के लिए 50% ऑफ है, आप 253 में ये अवेल कर सकते हैं। उसके बाद मैं इसका प्राइस बढ़ा दूँगा, फिर आपके लिए ये थोड़ा महँगा हो जाएगा, इसलिए आप जल्द से जल्द इसको परचेज़ कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन दोनों में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंस यू हैव वर्क्ड इन अ बैंक, टेल मी, हैव यू सोर्स्ड और प्रोसेस्ड एनी लोन? वॉक मी थ्रू द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, मेरी ब्रांच में मैंने लोन रिलेटेड वर्क हैंडल किया है, इसलिए मुझे पूरा प्रोसेस अच्छी तरह पता है। सबसे पहले सोर्सिंग होती है, जहां हम कस्टमर से मिलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट समझते हैं और उनकी बेसिक एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट किया जाता है, साथ ही केवाईसी डॉक्यूमेंट जैसे आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और इनकम प्रूफ लिए जाते हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और क्रेडिट अप्रेजल किया जाता है। इस स्टेज में हम कस्टमर की इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी और
क्रेडिट हिस्ट्री को क्रेडिट ब्यूरो के थ्रू इवेलुएट करते हैं। अगर लोन के लिए सिक्योरिटी रिक्वायर्ड हो तो कोलेटरल की इवेलुएशन भी करवाई जाती है। जब सब कुछ ठीक पाया जाता है तब लोन सैंक्शन किया जाता है और सैंक्शन लेटर इशू किया जाता है। उसके बाद कस्टमर लोन एग्रीमेंट पर साइन करता है। फाइनली लोन कस्टमर के अकाउंट में डिस्बर्स कर दिया जाता है। उसके बाद टाइमली रीपेमेंट को मॉनिटर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम व्हाट यू हैव सीन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ परफॉर्मिंग एंड अ नॉन परफॉर्मिंग असेट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, बैंक के लिए कस्टमर को दिया गया लोन एक असेट होता है क्योंकि उस लोन पर मिलने वाला इंटरेस्ट बैंक की इनकम होती है। परफॉर्मिंग असेट वो लोन होता है जिसमें बोरोवर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों की पेमेंट टाइम पर करता रहता है। इस वजह से वो लोन बैंक के लिए रेगुलर इनकम जनरेट करता है और एक हेल्दी या स्टैंडर्ड असेट माना जाता है। नॉन परफॉर्मिंग असेट यानी एनपीए वो लोन होता है जिसमें बोरोवर ने इंटरेस्ट या प्रिंसिपल की पेमेंट 90 डेज से ज़्यादा समय तक ना की हो। ऐसे लोन से बैंक को इनकम मिलनी बंद हो जाती है। आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एनपीएस को आगे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया जाता है: सब स्टैंडर्ड असेट, डाउटफुल असेट और लॉस असेट। ये क्लासिफिकेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि लोन कितने समय से ओवरड्यू है। ओवरऑल सर, परफॉर्मिंग असेट बैंक के लिए इनकम अर्न करता है, जबकि नॉन परफॉर्मिंग असेट बैंक पर बर्डन बन जाता है। इसीलिए बैंक्स हमेशा अपने एनपीएस को जितना हो सके उतना लो रखने की कोशिश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस एट व्हाट पॉइंट डज अ लोन अकाउंट एक्चुअली बिकम एन एनपीए इन प्रैक्टिस। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सिंपल वर्ड में लोन अकाउंट तब नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाता है जब बोरोवर काफ़ी समय तक रीपेमेंट टाइम पर नहीं करता। आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर किसी टर्म लोन का इंटरेस्ट या प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट के बाद 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू होता है तो उस अकाउंट को एनपीए ट्रीट किया जाता है। यहाँ ओवरड्यू का मतलब है कि बैंक की फिक्स ड्यू डेट तक पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट अकाउंट के केस में अगर अकाउंट 90 डेज तक आउट ऑफ ऑर्डर रहता है तो वो एनपीए बन जाता है। एग्रीकल्चर लोन्स के लिए क्रॉप सीजन के नॉर्म्स अप्लाई होते हैं। प्रैक्टिस बैंकिंग में बैंक डे एंड प्रोसेस के दौरान हर दिन अकाउंट मॉनिटर करते हैं। इसलिए जैसे ही 90 डे लिमिट क्रॉस होती है, सिस्टम ऑटोमेटिकली उस अकाउंट को एनपीए के रूप में फ्लैग कर देता है। इससे बैंक अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज समवन ऑलरेडी वर्किंग इन अ ब्रांच, टेल अस व्हाट अर्ली वार्निंग साइन ऑफ अ लोन गोइंग बैड हैव यू नोटिस्ड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी ब्रांच में काम करते हुए मैंने ये सीखा है कि कोई भी लोन अचानक बैड नहीं होता। वो पहले छोटे छोटे सिग्नल देना शुरू करता है। सबसे पहले साइन होता है ईएमआई या इंटरेस्ट पेमेंट में डिले। अगर अकाउंट में एक दिन का भी ओवरड्यू हो जाता है तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट बन जाता है और अगर डिले 90 डेज तक पहुंच जाए तो अकाउंट एनपीए बन जाता है। इसके अलावा मैंने कुछ और अर्ली वार्निंग साइन भी नोटिस किए हैं, जैसे फ्रीक्वेंट चेक बाउंस, बोरोवर का कॉल या रिप्लाई ना करना, बिजनेस टर्नओवर में अचानक गिरावट आना या लोन का पैसा उस पर्पस के अलावा किसी और काम में यूज होना जिसके लिए सैंक्शन ना हुआ हो। बार बार एडिशनल लिमिट की रिक्वेस्ट करना भी फाइनेंशियल स्ट्रेस का एक इंडिकेशन हो सकता है। सर, मेरा मानना है अगर हम इन साइन को शुरू में ही आइडेंटिफाई कर लें, बोरोवर के साथ फ्रेंडली फॉलोअप करें और ज़रूरत पड़े तो ब्रांच विजिट या बोरोवर विजिट करें तो अकाउंट को एनपीए बनने से पहले बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ सर्विंग बैंक स्टाफ टेल अस व्हाट इज योर ब्रांच अप्रोच टू द रिकवरी ऑफ ओवरड्यू अकाउंट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी ब्रांच में हम मानते हैं कि रिकवरी की शुरुआत प्रेशर से नहीं बल्कि एक अच्छे रिलेशनशिप से होती है। हमारा पहला स्टेप रेगुलर फॉलोअप होता है। हम बोरोवर को पोलाइटली कॉल, मैसेज और पर्सनल विजिट के थ्रू रिमाइंडर देते हैं क्योंकि कई बार लोग पेमेंट भूल जाते हैं या उन्हें टेम्परेरी कैश फ्लो की प्रॉब्लम होती है। हम पहले उनकी एक्चुअल डिफिकल्टी को समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कस्टमर जेन्युइनली फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रहा हो तो हम उसे रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन या वन टाइम सेटलमेंट जैसे ऑप्शन सजेस्ट करते हैं ताकि अकाउंट दोबारा रेगुलर हो सके। सिर्फ तब जब बोरोवर कॉपरेट नहीं करता हम लीगल ऑप्शन जैसे लोक अदालत, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल या सरफासी एक्ट का सहारा लेते हैं। इस पूरी प्रोसेस में हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और हर कस्टमर के साथ डिग्निटी और रेस्पेक्ट के साथ डील करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ रिकवरी करना नहीं है बल्कि रेस्पेक्ट के साथ रिकवरी करना है, हरेसमेंट के थ्रू नहीं। और हमारे एक्सपीरियंस में गुड फॉलोअप ही रिकवरी का सबसे इफेक्टिव वेपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव वर्क एट अ ब्रांच लेवल, हैव यू सीन द सरफासी एक्ट यूज्ड इन प्रैक्टिस, टेल अस व्हाट एक्चुअली हैपेंड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, मेरे ब्रांच में एक बिजनेस लोन एनपीए बन गया था क्योंकि बोरोवर ने काफ़ी टाइम तक रीपेमेंट नहीं किया था। सबसे पहले हमने फ्रेंडली वे में
रिकवरी की पूरी कोशिश की। हमने उन्हें फ़ोन किया, पर्सनली मिले और कई बार पेमेंट के लिए रिमाइंड भी किया, क्योंकि बैंक की पहली प्रायोरिटी हमेशा अच्छे रिलेशनशिप के साथ रिकवरी करना होती है, प्रॉपर्टी सीज़ करना नहीं। जब बोरोवर ने फिर भी पेमेंट नहीं किया, तब बैंक ने सरफासी एक्ट के प्रोविज़न यूज़ किए। सबसे पहले बोरोवर को 60 डे डिमांड नोटिस भेजा गया, जिसमें उनसे अपनी पूरी आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ क्लियर करने को कहा गया। जब उस नोटिस का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, तब बैंक ने प्लेज प्रॉपर्टी का पोजेसन लेने की प्रोसेस शुरू की, ताकि उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन करके आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवर किया जा सके। इस पूरी प्रोसेस के दौरान बोरोवर के पास डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में अपील करने का पूरा अधिकार था। इस एक्सपीरियंस ने मैंने ये सीखा कि सरफासी एक स्ट्रॉन्ग लेकिन फेयर रिकवरी टूल है। ये बैंक को कोर्ट जाए बिना ड्यूज रिकवर करने में मदद करता है और साथ ही बोरोवर के लीगल राइट्स भी प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर एक्सपीरियंस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लैंडिंग? चलिए देखते हैं पैनल में एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरी बैंकिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लैंडिंग के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस कोलेटरल का होता है, मतलब सिक्योरिटी। सिक्योर्ड लैंडिंग में बोरोवर लोन के अगेंस्ट कोई असेट प्लेज करता है, जैसे लैंड, हाउस, गोल्ड, व्हीकल या फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर बोरोवर लोन रीपे नहीं करता, तो बैंक उस असेट को बेचकर अपना पैसा रिकवर कर सकता है। होम लोन, गोल्ड लोन और व्हीकल लोन इसके कॉमन एग्जाम्पल हैं। क्योंकि बैंक के लिए रिस्क कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए सिक्योर्ड लोन में जनरली इंटरेस्ट रेट कम होता है और लोन अमाउंट भी ज़्यादा मिल सकता है। अनसिक्योर्ड लैंडिंग में कोई सिक्योरिटी नहीं होती, बैंक सिर्फ बोरोवर की इनकम, क्रेडिट स्कोर और रीपेमेंट हिस्ट्री के बेसिस पर लोन देती है। पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड इसके एग्जाम्पल हैं। क्योंकि इसमें बैंक का रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए इंटरेस्ट रेट भी कंपैरेटिवली हायर होता है। सो सर, रियल डिफरेंस सिक्योरिटी और रिस्क का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल अस हाउ डज अ बैंक चेक वेदर अ बोरोवर इज क्रेडिट वर्दी बिफोर सैंक्शनिंग अ लोन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, किसी भी लोन को सैंक्शन करने से पहले बैंक को ये इंश्योर करना होता है कि बोरोवर के पास लोन रीपे करने की एबिलिटी भी है और इंटेंशन भी। इसके लिए बैंक्स जनरली एक सिंपल फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, जैसे 5 C's ऑफ क्रेडिट कहा जाता है: कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कोलेटरल और कंडीशन। कैरेक्टर का मतलब होता है बोरोवर की ऑनेस्टी और उसका पास्ट रीपेमेंट रिकॉर्ड, यानी उसने पहले लिए गए लोन्स टाइम पर रीपे किए हैं या नहीं। इसको बैंक क्रेडिट स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री के थ्रू एवेल्युएट करता है। कैपेसिटी का मतलब है बोरोवर की एक्चुअल रीपेमेंट एबिलिटी। इसमें बैंक मेनली उसकी इनकम और एग्जिस्टिंग डेट्स को असेस करता है। कैपिटल बोरोवर खुद का इन्वेस्टमेंट या प्रोजेक्ट में उसका फाइनेंशियल स्टेक दिखाता है। इससे बोरोवर की सीरियसनेस रिफ्लेक्ट होती है। कोलेटरल वो सिक्योरिटी होती है, जैसे प्रॉपर्टी, जिस पर बैंक रीपेमेंट ना होने की सिचुएशन में रिलाई कर सकता है। और कंडीशन में लोन का पर्पस और ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन को देखा जाता है, क्योंकि ये भी रीपेमेंट को इम्पैक्ट कर सकता है। इसीलिए बैंक सिर्फ किसी एक फैक्टर को नहीं देखता, ये 5 फैक्टर को साथ में इवैल्यूएट करके बोरोवर का ओवरऑल रिस्क एसेस करता है और उसके बाद ही लोन सैंक्शन करने का डिसीजन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल टर्म्स व्हाट रोल डज द क्रेडिट स्कोर प्ले इन योर ब्रांच डिसीजन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रेडिट स्कोर एक 3 डिजिट नंबर होता है जो 300 से 900 के बीच होता है। ये बताता है कि किसी कस्टमर ने अपने पिछले लोन्स और क्रेडिट कार्ड ड्यूज को कितनी अच्छी तरह रीपे किया है। जितना हाई स्कोर होगा, उतना ही कस्टमर को रीपेमेंट के मामले में ज़्यादा ट्रस्टवर्दी माना जाता है। हमारी ब्रांच में जब कोई कस्टमर लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है, तो हम सबसे पहले उसका क्रेडिट स्कोर और उसकी कंप्लीट क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं। इससे हमें 2 चीज़ों का असेसमेंट करने में मदद मिलती है। पहला, लोन अप्रूव करना चाहिए या नहीं, और दूसरा, किस इंटरेस्ट रेट पर लोन देना चाहिए। अगर कस्टमर का क्रेडिट स्कोर हाई होता है, तो जनरली उसको फास्टर अप्रूवल मिल जाता है, हायर लोन अमाउंट मिल सकता है और बेटर इंटरेस्ट रेट भी ऑफ़र किया जा सकता है। लेकिन अगर क्रेडिट स्कोर लो हो, तो बैंक के लिए रिस्क बढ़ जाता है। ऐसे केसेस में हम एप्लीकेशन को और ध्यान से इवैल्यूएट करते हैं। इन शॉर्ट सर, क्रेडिट स्कोर बैंक के पैसे को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है, साथ ही उन बोरोवर को रिवॉर्ड करता है जो अपने रीपेमेंट्स को ऑनेस्टली और डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन अ बैंक, टेल अस हाउ डज योर ब्रांच मीट इट्स प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि बैंक अपने टोटल लोन्स का एक फिक्स्ड हिस्सा एग्रीकल्चर, स्मॉल बिजनेसेस, एजुकेशन, हाउसिंग और व्हीकल सेक्शन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर को दे, जिसे आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है। ब्रांच लेवल पर हम इस टारगेट को कुछ सिंपल तरीकों से अचीव करते हैं। सबसे पहले हम अपने एरिया के फार्मर, स्मॉल शॉपकीपर और
माइक्रो इंटरप्राइजेस तक एक्टिवली पहुंचते हैं और उन्हें उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सूटेबल लोन प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। दूसरा, हम अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं और सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ टाई अप करते हैं ताकि जेन्युइन बोरोवर आगे आ सकें। तीसरा, हम अपनी लैंडिंग को रेगुलर बेसिस पर ट्रैक करते रहते हैं। इससे हमें पता चलता रहता है कि सेगमेंट की टारगेट कम है और फिर हम उसी एरिया पर फोकस बढ़ा देते हैं। अगर डायरेक्ट लेंडिंग के बाद भी टारगेट पूरा नहीं होता तो बैंक्स को लेंडिंग एलिजिबल इंस्टीट्यूशन के थ्रू ऑन लेंडिंग या प्राइवेटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट खरीदने जैसे ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इस तरह क्रेडिट उन लोगों तक पहुंचता है जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन योर करंट रोल हैव यू डील विद द किसान क्रेडिट कार्ड और एनी एग्रीकल्चर लोन? टेल अस ब्रीफली। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। यस सर, मेरे ब्रांच टेन्योर के दौरान मैं किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफ़ी काम हैंडल किया है और फार्मर को एग्रीकल्चर क्रेडिट प्रोवाइड करने में असिस्ट किया है। सर, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में लॉन्च की गई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव फार्मर्स को एक सिंगल विंडो के थ्रू टाइमली और सिंपल क्रेडिट प्रोवाइड करना है। मेरा रोल था फार्मर को सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में गाइड करना, उनके लैंड रिकॉर्ड वेरीफाई करना और उन्हें समझना कि उनकी क्रॉप और स्केल को फाइनेंस के बेसिस पर क्रेडिट लिमिट कैसे डिसाइड होती है। सर, मैंने फार्मर को ये भी एक्सप्लेन किया कि किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ अलाइड एक्टिविटीज जैसे डेयरी और फिशरीज, पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस और छोटी कंजम्पशन नीड्स भी कवर की जा सकती है। मैं उन्हें फ्लेक्सिबल रीपेमेंट सिस्टम के बारे में भी बताया था, जिसमें रीपेमेंट हार्वेस्ट सीजन के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। सर, इस एक्सपीरियंस ने मुझे पेशेंस, रूरल कस्टमर को समझने की एबिलिटी और फार्मर को मनी लेंडर्स की जगह फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट करने की इम्पोर्टेंस सिखाई है। एज एन ऑफिसर, मैं इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को और भी इफेक्टिवली निभाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रैक्टिस व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कैश क्रेडिट एंड एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, दोनों ही शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं जहां बैंक कस्टमर को एक फिक्स लिमिट तक पैसे विड्रॉ करने की परमिशन देता है, इवन अगर अकाउंट बैलेंस जीरो हो, और इंटरेस्ट सिर्फ उतनी अमाउंट पर चार्ज होता है जितनी अमाउंट एक्चुअली यूज़ की गई हो, पूरी सैंक्शन लिमिट पर नहीं। प्रैक्टिकल डिफरेंस सिक्योरिटी और यूज़र का होता है। कैश क्रेडिट मेनली बिजनेस को उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए दिया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल या स्टॉक खरीदने के लिए। ये करंट असेट जैसे इन्वेंट्री और रिसीवेबल के अगेंस्ट सिक्योर होता है, इसलिए एक सेपरेट कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन किया जाता है। वहीं ओवरड्राफ्ट ज़्यादा फ्लेक्सिबल फैसिलिटी होती है। ये एग्जिस्टिंग करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से लिंक्ड होती है और ये बिजनेस के साथ साथ इंडिविजुअल को भी दी जा सकती है। ये सिक्योरिटी के अगेंस्ट भी हो सकती है या फिर अच्छे बैंकिंग रिलेशनशिप, सैलरी या फिक्स्ड डिपॉजिट के बेसिस पर भी दी जा सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल टर्म्स में कैश क्रेडिट असेट बैक और बिजनेस फोकस्ड फैसिलिटी है, जबकि ओवरड्राफ्ट रिलेशनशिप फोकस्ड और यूज़ के हिसाब से ज़्यादा ब्रॉड फैसिलिटी है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अपना फीडबैक आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या आपकी कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं आपके आने वाले इंटरव्यू के लिए, तो उसको भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मैं उसको आने वाली वीडियोज़ में ज़रूर कवर करूँगा। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको रेगुलरली फॉलो कीजिएगा और सेट्स को आप सीक्वेंस में देखिएगा। इससे आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।